दोस्तों, आज मैं आप लोगों को IMF के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो UPSC के एग्ज़ाम में मेरे अकॉर्डिंग आपको इससे ज़्यादा कुछ और पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें और अच्छे तरीके से समझें। चलिए शुरू करते हैं। तो IMF जो कंसीव्ड हुआ था, दोस्तों हम लोग जान रहे हैं कि ये ईयर जो है 1944, उस समय क्या चल रहा था, वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था। हम लोग जानते हैं कि कोई भी वर्ल्ड वार अगर होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। यानी जितने भी कंट्रीज़ हैं उन सभी का इकोनॉमी बिल्कुल गिर जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कंट्रीज़ साथ आए, कुछ कंट्रीज़, और उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस किया US में। कब किया? तो जुलाई 1944 में, जिसका नाम क्या दिया गया? एट द UN ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, US में, ठीक है। और इस कॉन्फ्रेंस में 3 बॉडी निकल कर के आया। एक है वर्ल्ड बैंक, दूसरा है IMF और तीसरा है GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसको अब हटा करके क्या कर दिया गया है? WTO 1995 में। तो ये जानकारी बेसिक है। पहले मैं कुछ बेसिक का जानकारी दे देता हूँ। अब ये कंसीव हुआ इस समय, लेकिन स्टार्ट कब हुआ? तो 1945 में स्टार्ट हुआ। करेंट MD की अगर बात करेंगे तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है, ये इसका करेंट MD है। 189 मेंबर्स हैं इसमें, ठीक है। अब IMF के बारे में अगर थोड़ा सा जानकारी मैं शुरुआत में दूँ आपको, तो करता क्या है ये? तो अगर कोई भी क्राइसिस होने वाला है उसको पहले पता कर लेना, आइडेंटिफाई कर लेना है, यानी आइडेंटिफाई द क्राइसिस बिफोर हैपनिंग। और अगर नहीं कर पाया और क्राइसिस हो गया तो फिर क्राइसिस का सॉल्यूशन दीजिए, यानी गिव सॉल्यूशन वंस क्राइसिस हैपन, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन DC USA में ही है, ठीक है। अब IMF का लेंडिंग कैसे होता है? तो एक कॉन्सेशनल होता है, दूसरा नॉन कॉन्सेशनल होता है। तो कॉन्सेशनल किसके लिए है? कॉन्सेशन किसको देगा? जो एक्सट्रीमली पुअर वल्नरेबल इकोनॉमीज़ है, ठीक है, वैसे के लिए कॉन्सेशनल है। नॉन कॉन्सेशनल के लिए RFI, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, यानी इमरजेंसी में बिल्कुल फंड दे देता है, ठीक है, बहुत कम टाइम में। और इसमें नो या मिनिमम कंडीशन होता है, यानी कंडीशन ज़्यादा नहीं होता है इसमें कि हाँ ये कंडीशन आप फुलफ़िल करोगे तब आपको पैसे मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही मिनिमम या ना के बराबर कंडीशन में पैसा देता है। जैसे लाइव एग्जांपल की बात करूं तो अभी हमारा पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान, उसको RFI से ही या के ज़रिए ही जो $1.3 बिलियन का शायद मिला है फंड, वो RFI मार्ग से ही मिला है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि वोटिंग पावर IMF में कितना होता है, ठीक है, या कैसे होता है। तो 250 बेसिक वोट्स होता है जो सभी कंट्री के पास होता है, लेकिन इतना ही नहीं है, एक एडिशनल वोट होता है फॉर एवरी 1 लाख SDR कोटा एलोकेशन, ठीक है। यानी 1 लाख अगर आप SDR कोटा जमा करते हो तो उसके लिए आपको एक वोट अलग से मिलेगा। 250 बेसिक वोट्स है और एक एडिशनल वोट कब मिलेगा? जब आप 1 लाख SDR जमा करोगे तब। SDR क्या होता है अभी हम लोग चर्चा करेंगे नीचे। वोटिंग शेयर जैसे बात करेंगे, सबसे ज़्यादा किसका है? US का है, ठीक है। US का है मतलब कि सबसे ज़्यादा कोटा एलोकेट कौन करता है इसमें? IMF में USA ही करता है, ठीक है। चाइना की बात करेंगे तो 6% है, इंडिया की बात करेंगे तो 2.6% है, ठीक है। अगर 4-5 कंट्री को जोड़ दोगे तो ये 5 कंट्री ही 40% वोटिंग शेयर को रखते हैं।
यूएस हो गया, यूके हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया और फ्रांस हो गया। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि कोटा और वोटिंग शेयर जो है वो फिक्स रहता है, ये चेंज होते रहता है। ठीक है, कब चेंज होगा, तो आप जो SDR है उसको आप जमा करोगे ज़्यादा, वहाँ पे जाकर के एलोकेट करोगे, तो जितना ज़्यादा आपका SDR कोटा वहाँ पे एलोकेट होगा उतना ही ज़्यादा आपका वोटिंग शेयर बढ़ता रहेगा। ठीक है, SDR क्या है इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो SDR होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, जिसको पेपर गोल्ड भी बोलते हैं। इसको सिंपली कह सकते हो जैसे यूनिट है ये। ठीक है, कि इतना यूनिट 1,00,000 SDR यूनिट आप जमा कर रहे हो, तो ये हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, यूनिट है IMF का, जो हर नेक्स्ट पॉइंट में है कि रिव्यूड एवरी 5 ईयर्स, यानी इसको 5 साल के बाद एवरी 5 ईयर में क्या किया जाता है, रिव्यू किया जाता है। ठीक है, इट्स वैल्यू इज बेस्ड ऑन बास्केट ऑफ 5 करेंसी, यानी इसमें 5 करेंसी का बास्केट चलता है। कौन कौन सा वो 5 करेंसी है, एक डॉलर हो गया, दूसरा यूरो हो गया, तीसरा रेनमिंबी हो गया, एन हो गया, पाउंड हो गया। ध्यान रखिएगा कि यह रेनमिंबी जो है वो हाल ही में 2015 में ऐड हुआ है। ठीक है, जो चाइना का करेंसी है। ठीक है, और ये UPSC में पूछा हुआ भी क्वेश्चन था। तो अगर इंडिया को हैज SDR, इंडिया के पास मान लेते हैं कुछ SDR है, तो इंडिया क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है इसको दूसरे करेंसीज में। ठीक है, अब SDR डिटरमाइन कैसे होता है, बाय मेंबर्स कोटा इन IMF, मेंबर का कितना कोटा है IMF में उसके अकॉर्डिंग SDR डिटरमाइन किया जाता है। शुरुआत में अगर देखेंगे तो SDR जो एलोकेट किया जाता है, ठीक है, यानी जितना SDR एलोकेट किया गया है, अब जिसको एलोकेट किया गया है वो SDR होल्डिंग हो गया। ठीक है, तो एलोकेशन यानी वो आपको दे रहा है, तो क्या होगा, उस पर कुछ ना कुछ वो इंटरेस्ट लेगा। अभी जैसे लगभग 3.2% का है, तो एलोकेशन का मतलब क्या होगा कि 1 हैज़ टू पे इंटरेस्ट। लेकिन होल्डिंग, अगर आप होल्ड किए हुए हो उसको, तब क्या होगा, आप उसके लिए क्या करोगे, इंटरेस्ट लोगे, यानी फॉर दिस वन रिसीव्स इंटरेस्ट। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में जनरली ये बराबर होता है, लेकिन अगर ये बराबर नहीं हुआ, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं कि एलोकेशन ज़्यादा हो गया तो इंटरेस्ट आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, होल्डिंग कम होगा, इट मीन्स आपके ऊपर में कर्ज ज़्यादा रहेगा। ठीक है, इट इज़ एन इंटरनेशनल रिजर्व एसेट क्रिएटेड बाय IMF। कब ये बना था, तो 1969 में बना था। ध्यान रखिएगा, इट इज़ नॉट ए फिजिकल करेंसी, यह कोई फिजिकल करेंसी नहीं है, यूनिट है, हमने आपको बताया, करेंसी नहीं है। एज सच SDR कैन बी एक्सचेंज्ड बाय द होल्डर्स फ्रॉम फॉरेन करेंसी, क्योंकि इसको एक्सचेंज किया जा सकता है होल्डर के द्वारा फॉरेन करेंसी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि नॉर्मल सिचुएशन की अगर हम बात करेंगे तो SDR बराबर होता है RTP का। ठीक है, RTP यानी रिजर्व ट्रांच पोजीशन। ये RTP क्या होता है, तो जितना कोटा है किसी कंट्री का, उसमें से अगर आप माइनस कर दोगे किस चीज़ को, IMF होल्डिंग ऑफ दैट नेशंस करेंसी, यानी जितना IMF का होल्डिंग है उस नेशन के करेंसी का, उसको माइनस कर दोगे कोटा कंट्री का, कोटा ऑफ ए कंट्री में से, तो वही हमें क्या दे देता है, RTP वैल्यू दे देता है। ठीक है, अब जो कोटा है, ये कोटा ऑफ ए कंट्री कैन बी गिवन इन कंट्रीज करेंसी। देखो ये दोनों में आप दे सकते हो, कंट्री आपको, जैसे इंडिया की बात करें हम, तो ये रुपी में देगा, और दूसरा SDR में, दोनों में, यानी करेंसी में आप कितना दे सकते हो, यानी इंडिया रुपीज़ में 75% दे सकता है और SDR में 25%। ये 25% जो है वो फुलफ़िल कैसे किया जाएगा, जो 5 मैंने आपको अभी करेंसीज बताया उससे फुलफ़िल किया जाता है, और ये मिक्स करके भी फुलफ़िल आप कर सकते हो। क्लियर है। नेक्स्ट, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे होता है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग समझते हैं। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कमेटी,
ठीक है। यहाँ पे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, और जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है, जो साल में एक बार मिलता है। ठीक है। इसके पास क्या होता है, एक गवर्नर होता है और एक अल्टरनेट गवर्नर होता है प्रत्येक मेंबर कंट्री के लिए, ध्यान में रखिएगा। और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो होता है वो जॉइंट IMF और वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट कमेटी ये होता है। ठीक है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड, ये बस आपको एक बार देख लेना है, इससे विशेष कोई क्वेश्चन आने का चांसेस नहीं है। फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड होता है। ठीक है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड क्या हुआ, जिसका 24 डायरेक्टर होता है। ठीक है। कितना डायरेक्टर हुआ, 24 डायरेक्टर होता है इसका। ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस है। ठीक है। कैसा है ये, इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफिस होता है ये। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो ये कंडक्ट करता है डे टू डे बिजनेस ऑफ IMF, यही कंडक्ट करता है क्या, डे टू डे बिजनेस किसका, IMF का। क्लियर है। फिर उसके नीचे होता है कौन, MD या डेप्यूटी MD होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसका फंक्शन की बात करते हैं। तो फंक्शन क्या होता है, तो ये प्रोमोट करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन। ठीक है। बस समझते जाओ, पढ़ लेना एक बार। सेकेंड वन, फैसिलिटेट द एक्सपेंशन एंड बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तीसरा है प्रोमोट करता है एक्सचेंज स्टेबिलिटी को। नेक्स्ट है असिस्ट करता है इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मल्टीलैटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट्स। नेक्स्ट है मेक रिसोर्सेज अवेलेबल टू मेंबर्स एक्सपीरियंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफ़िकल्टीज। नेक्स्ट है फाइनेंशियल फंक्शन की अगर बात करेंगे तो इट फंक्शन करता है एज ए एजेंसी ऑफ प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज टू मीट शॉर्ट रन एंड मीडियम टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम फेस्ड बाय मेंबर कंट्रीज। ठीक है। सिंपल सा लैंग्वेज है, समझ सकते हो। नेक्स्ट वन इज कंसल्टेटिव फंक्शन। तो ये फंक्शन करता है किसकी तरह, इट फंक्शंस एज ए सेंटर फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड सोर्स ऑफ काउंसिल, यानी ये सलाह देने का काम करता है और कुछ टेक्निकल असिस्टेंस देता है अपने मेंबर्स को। ठीक है। फिर नेक्स्ट वन है सर्वेलेंस। सर्वेलेंस का मतलब क्या करता है, वो नज़र रखता है सब पे। ठीक है। नज़र क्या रखता है कि कौन से कंट्री का पॉलिसी कैसा है, वो पॉलिसी ठीक है या नहीं है, अगर गड़बड़ी है कुछ तो उसको कौन सा पॉलिसी अपनाना चाहिए, उसके बारे में ये चर्चा करता है। ठीक है। नेक्स्ट है IMF कोटा। तो IMF कोटा क्या करता है, तो ये डिटरमाइन करता है मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ ए कंट्री व्हेन ही ज्वाइंस IMF, यानी कितना मैक्सिमम कोई भी कंट्री जो ज्वाइन कर रहा है वो कंट्रीब्यूट कर रहा है IMF को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, IMF कोटा बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है यहाँ पे कि जो IMF कोटा होता है दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू ए 4 pronged फार्मूला। ठीक है। कौन सा 4 pronged फार्मूला होता है इसमें, उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन है GDP, जिसका वेटेज कितना होता है, 50% होता है। ठीक है। फिर GDP में भी अगर आप देखोगे तो इसमें भी 2 क्लासिफिकेशन कर देता है। एक होता है MER मार्केट एक्सचेंज रेट, जिसका परसेंटेज होता है 60%, और दूसरा होता है PPP परचेजिंग पावर पैरिटी, जिसका परसेंटेज होता है 40%। ठीक है। सेकेंड वन इज इकोनॉमिक ओपननेस, यानी इकोनॉमी उसका कितना ओपन है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कितना हो रहा है, उस पर बेस्ड होता है, जिसका वेटेज कितना होता है 30%। एक्सपोर्ट इंपोर्ट को हम लोग रेट को क्या बोलते हैं, इम्पेक्स, इम्पोर्ट EX एक्सपोर्ट रेट। ठीक है। फिर है इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी, यानी जो उसका इकोनॉमी है वो कितना वेरी कर रहा है, उस बात पे भी डिपेंड करता है। अगर वेरी ज़्यादा कर रहा है तो वो IMF को ज़्यादा कोटा जमा नहीं कर सकता है। ठीक है। क्योंकि उसका इकोनॉमी जो है वो वेरी कर रहा है, लगातार कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो इसकी वजह से जो एलोकेशन है वो ज़्यादा वो नहीं कर सकता है।
यानी जो इकोनॉमी है उसको कांस्टेंट रखना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल रिजर्व, जिसका वेटेज कितना होता है 5% होता है। तो ये टोटल एडअप होकर के कितना हो गया 100%। क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि IMF का जो सोर्स होता है, सोर्सेज ऑफ फंड्स, वो कहाँ से मिलता है इसको, ठीक है, यानी फंड कहाँ से मिल रहा है IMF को। तो इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। कोटाज में सबसे पहला है, सोर्सेज में सबसे पहला है कोटा के फॉर्म में, ठीक है। तो ये मेन सोर्स होता है फाइनेंसिंग का। IMF का मेन सोर्स क्या कहलाता है, कोटा, जो हम लोग कोटा एलोकेट कर रहे थे, याद है आपको, पीछे अभी बताए हैं। और प्रत्येक मेंबर ऑफ IMF इज असाइंड ए कोटा बेस्ड ब्रॉडली ऑन इट्स रिलेटिव पोजीशन, यानी उसका वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या पोजीशन है। अगर अच्छा पोजीशन है तो वो ज़्यादा एलोकेट कर सकता है, और जिसका कंडीशन अच्छा नहीं है वो ज़्यादा एलोकेट नहीं कर सकता। जैसे अभी पाकिस्तान और इंडिया की ही हम बात कर लें, तो इंडिया की पोजीशन बेहतर है तो ये ज़्यादा एलोकेट कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान ज़्यादा एलोकेट नहीं कर सकता है, ठीक है। 14th रिव्यू वाज कंक्लूडेड कब हुआ था, 2014 में, एंड द कोटा इंक्रीजेज बिकेम इफेक्टिव इन 2016। दिस रिव्यू डबल्ड कोटा रिसोर्सेज टू SDR, कितना हो गया था 477 बिलियन, ठीक है। अब जो 15th जो अभी चल रहा है 15th कोटा रिव्यू हुआ है, उसमें विल लीव द IMF कोटाज, ठीक है, विच डिटरमाइन वोटिंग शेयर्स अनचेंज्ड, यानी इसमें क्या बोला गया है कि लीव कर दिया है किस चीज़ को, IMF कोटा को, याद रखिएगा, अभी करेंट वन का है, ठीक है। और क्या बोला कि इसको रिव्यू करेंगे अगले में, ठीक है, यानी बिफोर द एंड ऑफ 2023। क्लियर है। नेक्स्ट जो सोर्स है इसका वो क्या होता है, नेक्स्ट सोर्स है NAB, न्यू अरेंजमेंट्स टू बोरो, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज़ ए रिन्यूएबल फंडिंग मैकेनिज्म दैट हैज़ एग्जिस्टेड सिंस 1998, ठीक है। इसमें क्या होता है NAB में कि जितने भी कंट्रीज होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज या इंस्टीट्यूशंस जो है वो रेडी रहते हैं लेंड करने के लिए एडिशनल रिसोर्स, किसको, IMF को। किस में होता है, NAB में। और ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है, यानी NAB कंस्टिट्यूट करता है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस टू सप्लीमेंट IMF रिसोर्सेज टू कोप विद द लॉस ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कंकरेंट विद द कोटा इंक्रीजेज अंडर द 14th रिव्यू द NAB वाज रोल्ड बैक फ्रॉम SDR 370 बिलियन से घटा करके कितना कर दिया गया, 14th वाले में, 14th रिव्यू में 182, ठीक है। लेकिन जो 15th रिव्यू है, कोटा रिव्यू है, वो क्या कंसीडर कर रहा है कि डबल कर दे NAB के पोटेंशियल को। क्लियर है। नेक्स्ट इज बाईलैटरल बोरोइंग एग्रीमेंट्स, BBA, ये क्या है, इसको हम लोग थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सिंस द ऑनसेट ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, जो 2008 में आया था, IMF हैज इंटर्ड इनटू सेवरल राउंड्स ऑफ बाईलैटरल बोरोइंग एग्रीमेंट्स, ठीक है, यानी IMF इंटर कर चुका है किस चीज़ में, सेवरल राउंड्स ऑफ बाईलैटरल बोरोइंग एग्रीमेंट्स में, क्या इंश्योर करने के लिए कि किसी भी प्रकार का टू मीट द फाइनेंसिंग नीड्स ऑफ इट्स मेंबर, यानी कोई भी मेंबर जो है इसका, वो अगर लेंड करना चाहता है, पैसा लेना चाहता है, तो उसको आसानी से पूरा किया जा सके, ठीक है। फिर 2016 में in view of continued uncertainty in the global economy, the membership committed to maintain access to bilateral borrowing under a revised borrowing framework with an initial term through the end of 2019 extendable for a further year with creditors consent, यानी 2016 में कंटिन्यूड अनसर्टेनिटी जो था ग्लोबल इकोनॉमी में, उससे क्या हुआ कि जो मेंबरशिप जो था, दी मेंबरशिप जितने भी मेंबर्स थे वो कमिट किए क्या कि मेंटेन करेंगे किस चीज़ को, मेंटेन एक्सेस टू बाईलैटरल बोरोइंग्स, ठीक है, अंडर ए रिवाइज्ड बोरोइंग फ्रेमवर्क, ठीक है। लेकिन
जो 15th कोटा रिव्यू था 2019 का हैज़ एक्सटेंडेड दी बाईलेटरल बोरोइंग फैसिलिटी बाई ए ईयर, 1 साल के लिए बढ़ा दिया, और जो होगा कब 2020 में। ये सब जितना भी मैंने आपको बताया दोस्तों, इसमें से आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है, क्रक्स क्या है इसका बस, ठीक है। पूरा रटने की कोशिश नहीं करना है, क्या काम है इसका, बस इतना सा आपको देख लेना है, ठीक है। यानी ये सिंपली यह याद रखना है कि NAB हो गया या BBA हो गया या कोटा हो गया, ये तीनों का तीनों क्या करता है, IMF में फंड को जमा करता है, एलोकेट करता है, यानी ये तीनों सोर्स है फंड का, ठीक है। अब जाने से पहले एक कंक्लूजन आपको बता दे रहा हूँ कि डॉक्टर राजन जो हैं उन्होंने यह कहा है कि जो प्रॉब्लम IMF का है इज़ नॉट द लैक ऑफ रिफॉर्म्स, यानी ये रिफॉर्म्स की कमी नहीं है, इसमें रिफॉर्म्स बहुत सारे आते हैं, लेकिन जो रिफॉर्म्स आते हैं वो टाइमली नहीं हो पाता है या स्पीडी वे में, यानी धीरे धीरे बहुत होता है। ये इन्होंने कहा कि ये IMF का प्रॉब्लम है, इसीलिए इन्होंने क्या कहा, ही सेज दैट IMF मस्ट ब्रिंग रिफॉर्म्स, IMF को ऐसा रिफॉर्म्स लाना चाहिए जो स्पीडी हो, टाइमली हो, ताकि इंक्रीज कर सके किस चीज़ को, शेयर, टू इंक्रीज द शेयर ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़। क्लियर है दोस्तों। तो बस ये इतना पर्याप्त है IMF के लिए। अगर आप इतना पढ़ लेते हो तो क्वेश्चन अगर आता है, मेंस में ही आए या प्री में ही आए, तो आप आसानी से उसको हैंडल कर सकते हो। दोस्तों अगर कोई भी दिक्कत इसमें समझने में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बस मैं यहीं पे वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। जय हिंद दोस्तों। कृपया चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको ऐसा ही इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आप तक पहुँचा सकूँ। धन्यवाद।